अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने स्टार्ट की है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज़, जिसका लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम टॉपिक जो आज कवर करेंगे वो सबसे पहले तो सॉलिड की टाइप्स देखेंगे, लेटिस क्या होता है, देन हम देखेंगे कि बेस क्या होती है और जनरल क्रिस्टल कैसे बनता है, यूनिट सेल क्या होता है और ट्रांसलेशनल वेक्टर क्या होता है। ईजीएस्ट वे में इन सारी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि सारी चीज़ें जल्दी से समझ आ जाए और इन टर्म्स को समझना ज़रूरी है, लेटिस, बेस और यूनिट सेल्स वगैरह को। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स को हम स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स होती क्या है, इसमें हमने पूरा जो कोर्स है उसमें हमने पढ़ना है सॉलिड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हमने एनालाइज़ करना है, तो ये डील करती है विद द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड। अब सॉलिड क्या होता है, हमें पता है कि हमारे पास मैटर, किसी भी मैटर की 4 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और जो फोर्थ वाली होती है वो प्लाज्मा होती है, जिसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। सॉलिड, लिक्विड और गैस, हम लिक्विड और गैस को भी नहीं, मेन फोकस जो होगा हमारा सॉलिड पे होगा। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड ऐसी चीज़ होती है जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो अरेंज हुए हुए होते हैं वो क्लोजली पैक्ड अरेंज हुए हुए होते हैं, वो सिर्फ अपनी जगह से वाइब्रेट कर सकते हैं और रैंडम मूव नहीं कर सकते। ठीक है, सॉलिड के बारे में हमें पता है। सॉलिड की आगे से फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है क्रिस्टलाइन और एक होती है नॉन क्रिस्टलाइन। नॉन क्रिस्टलाइन को हम अमोर्फस भी बोलते हैं। अब एक जो सॉलिड होता है उसके अंदर अरेंजमेंट जो होती है वो एटम्स की होती है और मॉलिक्यूल्स की होती है। उनके अरेंजमेंट की बेसिस पे हम इनको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। क्रिस्टलाइन में जो अरेंजमेंट होती है वो पेरियोडिक होती है, मीन्स के एक ही पैटर्न को फॉलो कर रही होती है। नॉन क्रिस्टलाइन जो अमोर्फस होते हैं उनमें नॉन पेरियोडिक होते हैं, मतलब कि रैंडम अरेंजमेंट हुई हुई होती है। इसकी एग्जांपल होती है डायमंड, मेटल वगैरह हो गया, सेक्टर। ज़्यादा एग्जांपल्स में हमने नहीं जाना। इसके एग्जांपल ग्लास, प्लास्टिक, एक्सेट्रा, पॉलीमर्स वगैरह। फर्दर आगे से क्रिस्टलाइन 2 टाइप्स में डिवाइड हुए होते हैं, एक सिंगल क्रिस्टलाइन और एक को हम बोलते हैं पॉली क्रिस्टलाइन। अब सिंगल क्रिस्टलाइन क्या होती है, जिसमें एटम्स जो होते हैं वो एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, मतलब पूरा सॉलिड है उसमें एक ही पैटर्न को फॉलो करते हुए सारे एटम्स जो हैं वो अरेंज हुए हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन में क्या होगा, कुछ देर बाद एटम्स जो हैं वो डिफरेंट अरेंजमेंट है, एक ही सॉलिड के अंदर डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं, पेरियोडिक होते हैं लेकिन डिफरेंट। अब देखते हैं किस तरह से। जैसे सिंगल क्रिस्टलाइन में देखो तो ये वाला पैटर्न जो है फॉलो हुआ हुआ है, तो सारे जो पूरा सॉलिड है उसमें सारे एटम्स जो है उन्होंने एक ही पैटर्न को फॉलो किया होगा। फॉर एग्जांपल उन्होंने ये पैटर्न फॉलो किया हुआ है, ठीक है, हमें एक ही तरतीब नज़र आएगी। जबकि पॉलीक्रिस्टलाइन में अगर देखूँ तो कुछ एटम्स हैं उन्होंने ये वाला पैटर्न फॉलो किया हुआ है, देन उसके बाद कुछ थोड़ा सा आप आगे देखोगे तो कुछ एटम्स होंगे उन्होंने कोई और पैटर्न फॉलो किया होगा, जो कि इससे डिफरेंट है। सेम आगे जाएंगे तो कुछ एटम्स ने ये वाला पैटर्न फॉलो किया होगा। तो पेरियोडिक तो है, ये सारे पेरियोडिक में है, ये भी सारे एक ही पैटर्न फॉलो करें ये भी, लेकिन डिफरेंट हमारे पास अरेंजमेंट, एक ही सॉलिड के अंदर डिफरेंट पेरियोडिक मिल रहा होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं डिफरेंट। ठीक है, तो पेरियोडिक है लेकिन पेरियोडिसिटी इनकी क्या है, अलग है। अब क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन को हमने क्यों देखा, क्योंकि सॉलिड की टाइप्स हैं। अब जो हम सारे इस कोर्स में पढ़ेंगे उसमें आप लोग ज़्यादातर देखोगे ना, तकरीबन सारे ही हम क्रिस्टलाइन, क्योंकि इसमें पेरियोडिसिटी होती है इसलिए हम सारे क्रिस्टलाइन ही देखेंगे, अमोर्फस को हम नहीं लेते, बहुत रेयर केस होगा अगर पढ़ लिया तो। अच्छा जी, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे लेटिस, बेस, यूनिट सेल, ट्रांसलेशनल वेक्टर में फर्स्ट टर्म हमारी आती है लेटिस। लेटिस क्या होता है, अभी हमने कहा कि हम एक सॉलिड लेते हैं, उस पर एटम्स और मॉलिक्यूल्स अरेंज हुए हुए होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, एक एटम्स की अरेंजमेंट ले लेती हूँ कि एटम्स इस तरह से अरेंज हुए हुए हैं। अब लेटिस क्या होता है, लेटिस ये होता है कि हम एटम्स को बनाने की बजाय हम एक पॉइंट इमेजिन कर लें कि ये एटम जो है ये कहाँ पड़ा हुआ है, इस जगह पे पड़ा हुआ है, इसकी जगह हमने एक डॉट बना लिया। ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे एक एटम है। सेम इसी तरह इस एटम को बनाने की बजाय मैं यहाँ पे कह दूँ कि यहाँ पे एक एटम पड़ा हुआ है, इसकी जगह ये एटम पड़ा हुआ है, ये एटम की पोजीशन है, ये एटम की पोजीशन है। मैंने सारी एटम्स की पोजीशन को मार्क कर लिया, देन उसके बाद मैं एटम्स को क्या कर दूँ, रिमूव कर दूँ। ठीक है, तो ये चीज़ जो मेरे पास होती है क्या होती है, लेटिस होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लेटिस बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास
किसी भी सॉलिड की फिजिकल स्ट्रक्चर को हमने इसमें स्टडी करना है। सॉलिड स्टेट में तो किसी भी सॉलिड की फिजिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करने से पहले हम उसको क्या कर लेते हैं, ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलेशन कर लेते हैं। तो वो ज़रूरी होती है ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलेशन। ये क्या है, एक एटम की ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलेशन ही तो है। तो एक एटम्स की, ठीक है, एटम के बजाय मैं एटम्स बनाऊँ तो मैंने क्या कर लिया, उनकी ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलेशन कर लिया। ये ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलेशन करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ज्योमेट्री को स्टडी करना क्या होता है, आसान होता है एज़ कम्पेयर टू आप एक सॉलिड को स्टडी करने बैठ जाओ, ठीक है। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है इसमें करना। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं। लैटिस ये क्या है, इमेजिनरी पॉइंट्स, ठीक है। इमेजिनरी पॉइंट्स भी इनको कहते हैं हम। ये क्या है, मैथमेटिकल पॉइंट्स होते हैं, मतलब हम इनको मैथमेटिकल बेसिस पे करते हैं। अब इनकी डेफिनेशन आ जाती है कि ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एटम कह लो, आइंस कह लो, मॉलिक्यूल्स कह लो, उनकी क्या है, सिंपल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होती है स्पेस में, ठीक है। सिंपल लैटिस को यही कहते हैं, ठीक है। एक एटम की जगह उसकी ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलेशन कर लेना। अब ये क्या होता है, सेट ऑफ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट टू विच बेसिस अटैच। ये वाली डेफिनेशन मैं आपको तब करवाऊंगी जब मैं बेस करवा लूँगी, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ये बात समझनी है कि हर एक लैटिस, ये क्या है, हर एक लैटिस पॉइंट है, हर एक लैटिस पॉइंट की जो सराउंडिंग है ना वो एक जैसी होनी चाहिए। मतलब अभी हमने कहा कि हम क्या पढ़ें, क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ रहे हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होती है, पेरियोडिक होती है ना, अरेंजमेंट एक जैसी होती है हर जगह से। तो इसलिए यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस देखूँ तो सेम होगा, इधर से डिस्टेंस देखूँ सेम होगा, इसलिए यहाँ इन दोनों के दरमियान इस तरह से डिस्टेंस देख लूँ सेम होगा। मतलब ए का, हर एक का दरमियान जो इनका डिस्टेंस है वो ए है, और इधर से बी कह लो, ठीक है। तो डिस्टेंस जो होता है आप हर एक के सराउंडिंग से देख लो, सेम मिलेगा आपको। उसके बाद बेस क्या होती है, बेस वही जिस एटम्स को हमने हटा के वहाँ पे ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलेशन लिखते ना, उस एटम को दोबारा वहाँ पे रख दो तो वो एटम हमारे पास क्या होता है, वो बेस होता है। अब इस चीज़ को अगर हम देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। लेटिस क्या होते हैं, ये पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। बेस क्या होती है, ये एटम है। ये एटम हर एक जगह पर यहाँ पड़ा हुआ था, मैंने इसको हटा दी। ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलेशन जो होती है वो क्या होती है, लेटिस। तो ये चीज़ क्या होती है, लेटिस होती है। अब उन्होंने बेस दे दिया है कि बेस है। अब इस बेस से हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, हर इस बेस को उठा के इस लेटिस पॉइंट पे रख दो तो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। समझ आ गया। तो हमारे पास एक जनरल क्रिस्टल क्या होता है, एक लेटिस से मिलके बनता है, साथ प्लस बेस से हमारे पास एक क्रिस्टल बनता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जनरल क्रिस्टल कैसे बनता है। एक आइडियल क्रिस्टल क्या होता है, लेटिस प्लस बेस होती है। अब बनाते हुए ना आप लोगों ने ध्यान रखना है कि हर एक के दरमियान डिस्टेंस जो वो सेम होना चाहिए। सेकंड एग्जांपल क्या है, ठीक है, सेकंड हम ले लेते हैं। हमें बेस जो है वो इस तरह से गिवन है और ये लेटिस है, ठीक है। लेटिस अब आप लोगों को समझ आ गया, बेस क्या होती है वो भी समझ आ गया। बेस क्या होता है, सिंपल एटम्स ही होते हैं, जिनको एटम्स को हम लेटिस पॉइंट्स पे रख देते हैं तो हमारे पास क्या होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है। अब बेस जो है इस तरह से गिवन है तो मैं हर एक बेस को उठा के एक लेटिस पॉइंट, इस बेस को उठाया इस लेटिस पॉइंट पे रखा, इस तरह से आ गया। फिर इस बेस को उठाया इस लेटिस पॉइंट पे रखा, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ जगह नहीं थी तो इसके लिए जगह नहीं बनी, ये 3 बन सके, तो इसको उठाया इस पे रख दिया। हर एक बेस को उठाया लेटिस पॉइंट पे रख दिया, मेरे पास क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन गया। अच्छा, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ये जो लेटिस होता है ना, ये प्लेन लेटिस भी होता है, स्पेस लेटिस भी होता है। ये टर्म्स लिखी हुई आती हैं, कंफ्यूज नहीं होना। प्लेन लेटिस क्या होता है, सिंपल 2D, और स्पेस लेटिस क्या होता है, सिंपल 3D। तो लेटिस इन 2D आए तो वो हमारे पास प्लेन लेटिस होता है, और अगर पूछा 3D लेटिस का पूछा हुआ है तो वो हमारे पास क्या होता है, स्पेस लेटिस होता है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि हमारे पास जो प्लेन होता है उसमें सिंपल अरेंज हुए होंगे लेटिस पॉइंट इन प्लेन में, और इसमें हमारे पास लेटिस पॉइंट अरेंज हुए होते हैं स्पेस या फिर वॉल्यूम में। अब जो स्पेस लेटिस होती है वो क्या होती है, जैसे ये वॉल्यूम है, ये सारे क्या है, ये वाले पॉइंट्स क्या हैं, लेटिस। ये सारे लेटिस पॉइंट्स जो है वो अरेंज हुए हैं स्पेस में, वॉल्यूम में। तो ये चीज़ क्या हो गई, 3D हो गई, ठीक है। अब ये मेरे पास लेटेस्ट पॉइंट्स, अब इनकी जगह कोई भी बेस वो दे सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि बेस जो है NaCl है। ये वैसे समझा रही हूँ बेस और NaCl का, आप यहाँ से भी समझ सकते हो। वो कहते हैं कि बेस NaCl है तो हर एक के साथ NaCl लगा दो, NaCl लगा दो, ठीक है, तो हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। अच्छा, उसके बाद प्लेन लेटिस क्या होता है। प्लेन लेटिस सिंपल 2D क्या होगा, प्लेन में ऐसे लेटिस जो अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हैं वो सारा क्या था, प्लेन में था, क्रिस्टल्स लेटेस्ट पॉइंट्स प्लेन में अरेंज हुए थे तो 2D होता है। अच्छा, इसके बाद क्या ज़हन में बात रखनी है कि हमारे पास ये जो अभी हमने कहा था कि इधर का डिस्टेंस A होता है, इधर से पॉइंट ड्रॉ करूँ, मुझे इस पॉइंट तक जाना है, ठीक है, इस लेटेस्ट से इस लेटेस्ट तक, और तो ये इधर से A होते हैं, इधर से B आप जाते जाओ, ठीक है। तो अगर प्लेन लेटेस्ट है तो उसमें क्या होता है, एरिया
हमारे पास यूनिट सेल का क्या होता है, एरिया होता है जो कि ए क्रॉस बी होता है, सिर्फ अभी याद रखना है। वॉल्यूम का यूनिट सेल होता है जो कि ए क्रॉस बी, वॉल्यूम में क्या होता है, एक टर्म और आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दो ही होती हैं सिर्फ, तो ए क्रॉस बी था, यहाँ पे एक टर्म और आ जाती है जिसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये वॉल्यूम होता है और ये हमारे पास प्लेन लेटिस में क्या होता है, एरिया होता है। अच्छा, तो अब यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल वैसे ही है जैसे हमारे पास एक दीवार है, दीवार में क्या होता है, पीरियोडिक तरीके से सारी ईंटें जो होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। अगर वो कैसे जुड़ी है, हमने पहले जब दीवार बनती है तो हम एक ईंट लगाते हैं, फिर उसके ऊपर सारी रख रख के लगाते रहते हैं, ठीक है। तो मेन उसका स्मॉलर जो वॉल्यूम एलिमेंट था, हमने पहले किस चीज़ को लिया था, वो एक ईंट ली थी। तो एक ईंट उसकी क्या है, यूनिट सेल है, और उसके ऊपर सारे हम उसी जिस तरह से वो रखी थी उसके ऊपर ऊपर पीरियोडिक वे में उसको जोड़ते गए, तो हमारे पास पूरी जो थी वो दीवार बन गई। सेम इसी तरह हमारे पास क्या होता है, एक यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल के साथ हम जोड़ते जाते हैं तो हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है, पूरी स्पेस लेटिस बन जाती है। अब यूनिट सेल को अगर मैं 2D में दिखाऊं तो 2D में क्या होता है, ये सारे मेरे पास क्या अरेंज हुए हुए हैं, स्पेस ये वो हैं लेटिस पॉइंट्स हैं। लेटिस पॉइंट्स के ऊपर मैंने क्या रख दिए, एटम्स रख दिए। तो उसके ऊपर दो एटम्स मुझे गिवन थे, ठीक है, एक ऑरेंज कलर, ये ब्राउन कलर का, और एक ब्लू कलर का। तो मैंने उनको सारे स्पेस लेटिस पे रख दिया। अब क्या हुआ, यूनिट सेल। अब ये क्या आप लोगों को यूनिट सेल दिख रहा है, यूनिट सेल देखो मुझे इसको कैसे बनाना है, एक यूनिट सेल इसका ये है। अब इसी तरह से मुझे बाकियों को भी करते जाना है, ठीक है। एक मैंने ये ले लिया, स्क्वायर में ले लिया, स्क्वायर में यूनिट सेल ले लिया है। यूनिट सेल के आगे टाइप्स ऑफ पढ़ेंगे भी, स्क्वायर वगैरह होता है, हेक्सागोन क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। अभी हमने स्क्वायर में ले लिया। स्क्वायर में क्या होना चाहिए, मेरे पास यहाँ पे ब्राउन और ब्लू आ रहा है, तो मेरे पास जो लास्ट यूनिट होना चाहिए वो भी ब्राउन यूनिट सेम इसी का होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर मैं इस तरह से अरेंज करती, इस तरह से करती तो गलत हो जाता, क्योंकि पहले ब्राउन फिर ब्लू। तो अगर मैं इसको अरेंज करती तो ब्लू पहले आ जाता, ब्राउन बाद में आ जाता, तो इसका मतलब इसको मैं नहीं कर सकती। तो मैंने इनको किया, फिर यहाँ पे ब्राउन और ब्लू आ रहा था तो मैंने इनको ज्वाइन कर लिया, इनको स्क्वायर बना लिया यूनिट सेल। फिर यहाँ पे अगेन ब्राउन और ब्लू को करके, ताकि ये चीज़ें इनकी सेम रहे, ठीक है, इनकी पिक्चर भी ऐसे सेम आनी चाहिए। तो सेम के लिए अब देखो इस दरमियान में क्या आ रही है, स्पेस आ रही है। तो ये यूनिट सेल नहीं होता जिसमें स्पेस आ रही हो, ठीक है। तो 2D में ये यूनिट सेल नहीं है, ये गलत है। तो क्या बनता कैसे है, मुझे अब यूनिट सेल बनाना है इस तरह से कि दरमियान में स्पेस भी ना रहे, क्योंकि जब हम दीवार बनाते हैं पूरा एक स्ट्रक्चर होता है तो उसमें स्पेस तो नहीं होती ना, दीवार में भी स्पेसेस नहीं होती। यूनिट सेल वही होता है जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, तो उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। अब मुझे ऐसा बनाना है कि ये बिल्कुल सेम रहे, पिक्चर भी इनकी सेम हो, हर एक यूनिट सेल की एक जैसा हो दिखने में, और दरमियान में स्पेस भी ना हो, ठीक है। तो मैंने इस तरह से एक यूनिट सेल बनाया है। अब यूनिट सेल को आगे रिपीट करती जाऊँगी। यूनिट सेल क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पे अगेन एक ब्राउन, मैंने जो पहला यूनिट सेल बनाया वही अगला बनाना होगा, ब्राउन ब्लू और ब्राउन, ठीक है। तो अगले में भी यही आने चाहिए, यहाँ से भी ब्राउन आना चाहिए, फिर ब्लू आना चाहिए, फिर ब्राउन, ब्राउन ब्लू ब्राउन, ठीक है। तो ये यूनिट सेल आ गया। मैंने 2 कलर्स में इसलिए लिया ताकि आप लोगों को जब 2 कलर के आइटम्स की बना तो उसमें भी आप लोगों को यूनिट सेल बनाना आ जाए। और आप लोगों को क्रिस्टल अब जब बेस की बनो तो आप उसको लेटिस के ऊपर कैसे रख के स्ट्रक्चर बना सकते हो, वो आप लोगों को मैं सिखा चुकी हूँ, ठीक है। अब ये यूनिट सेल था 2D में, क्योंकि ये क्या है, लेटेस्ट जो थे वो 2D में अरेंज हुए हुए थे। अब 3D में कैसे होता है, क्यूब होता है, ठीक है। अगर क्यूब में गिवन है तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 3D में यूनिट सेल आ जाता है। अब मैंने यहाँ पे एक क्यूब लिया हुआ है। अब इसके साथ क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत मुश्किल है। ऐसे क्यूब, अरे इस बहुत बड़ा क्यूब होता है क्यूब, अरे इसके साथ एक क्यूब लगा होगा, फिर इसके साथ एक क्यूब लगा होगा, फिर ऊपर क्यूब लगे हुए होंगे, ठीक है, ऊपर नीचे सारे क्यूब लगे हुए होते हैं। तो आप NaCl का जैसे आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा हो, तो उसका एक स्मॉलर एलिमेंट मैंने ले लिया कि एक क्यूब था, और उस क्यूब के साथ हम क्यूब लगाते गए तो हमारे पास पूरा एक NaCl का स्ट्रक्चर बन जाता है जैसे। अच्छा, ट्रांसलेशनल वेक्टर क्या होता है, ट्रांसलेशनल वेक्टर एक इजी सा कंसेप्ट है और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। मैंने ये क्या बना लिया है, लेटेस्ट पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। अब इस लेटेस्ट पॉइंट में मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना है ना, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए ना मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ट्रांसलेशनल वेक्टर की ज़रूरत होती है। आप लोगों ने बस ये ज़हन में रखना है कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे हूँ, मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, तो मैं कैसे जाऊँगी, इस तरह से जंप करके, ठीक है। तो मेरे पास ट्रांसलेशनल वेक्टर की ज़रूरत होगी। सेम मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे भी जाना है तो मुझे ट्रांसलेशनल वेक्टर की ज़रूरत होगी। तो ये क्या होता है कि स्पेस लेटिस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए हमें ट्रांसलेशनल वेक्टर की ज़रूरत होती है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हमें एक पॉइंट कह दिया जाए, एक पॉइंट P है, वो कह दिया जाए इस पॉइंट P,
इस पॉइंट पी को फाइंड करो, ठीक है। तो इस पूरी लैटिस में इस पॉइंट पी को मैं कैसे फाइंड करूँगी, वो मुझे ट्रांसलेशनल वेक्टर बताता है। जैसे मुझे क्या करना होता था, जैसे हम लोग पहले पढ़ते होते थे कि हम सिंपल एक पोजीशन फाइंड करते थे, किसी भी एक कोई भी पार्टिकल होता था तो उससे हमें पोजीशन फाइंड करनी होती, तो हम क्या करते थे, ऐसे वेक्टर्स ड्रॉ करते थे, तो ये क्या होता था, पोजीशन वेक्टर हो जाता था। सेम इसी तरह जैसे ये पोजीशन वेक्टर होता था, यहाँ पे क्या होगा, एक ट्रांसलेशनल वेक्टर होगा। मैं समझाती हूँ कैसे होगा, ठीक है। इस पॉइंट पी पे मुझे इसकी पोजीशन फाइंड करनी है, ठीक है। इस पॉइंट पे इसकी मुझे पोजीशन फाइंड करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इधर से ऐसे एक ओरिजिन सेट करते हैं। जब भी हमें पोजीशन फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते थे, एक ओरिजिन सेट करते थे। तो मैंने एक ओरिजिन ले लिया और यहाँ से जब मैं जा रही हूँ तो ए पॉइंट पे चली, ठीक है। अब मुझे क्या, जिस पॉइंट पे हमने क्या करना होता था, पोजीशन फाइंड करनी होती थी, हम क्या कर देते थे, उसको ऐसे पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लेते थे, ठीक है। अब ये लेटेस्ट पॉइंट आपके इधर आने चाहिए, मेरे थोड़े से आ रहे हैं, तो ये इस तरह से मुझे इसकी पोजीशन फाइंड करनी है। तो मैंने एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लिया। अब क्या करते थे, हम इधर तक जाना है, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लेते थे। ए और गई, ए कितने ए, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये मेरे पास ट्रांसलेशनल वेक्टर जो है, ये ट्रांसलेशनल वेक्टर होता है। कितना हुआ, 4a प्लस, अब इधर को जा रही हूँ, इधर को मैं, ये पॉइंट यहाँ तक आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हुआ, मैं जाऊँगी बी, इधर बी, तो यहाँ मैं कितना गई, 3b, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि 4 टाइम ए जो है वो रिपीट हुआ है, 3 टाइम बी रिपीट हुआ है। तो इन जनरल हम इसको कैसे लिख सकते हैं, t इज इक्वल्स टू n1, एक इंटीजर है ना, तो n1 लिख दिया प्लस n2b, ठीक है। सेम इसी तरह अगर मेरे पास 3D में लेती तो मेरे पास एक c जो है इस तरह से आता, तो ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, तो 3D में कैसे होगा ट्रांसलेशनल वेक्टर, n1a प्लस n2b प्लस n3c, और 2D में क्या होगा, n1a प्लस n2b, ठीक है। अब ये जो a है, ये क्या है, a और b, ये मेरे पास क्या है, बेसिस वेक्टर्स है। जैसे हमारे पास क्या होता था, हम लिखते थे 1x प्लस 2y प्लस 3j, ये सेम वैसे ही है, ठीक है। जैसे x y j वहाँ पे क्या होते थे, वेक्टर्स होते थे, सेम इसी तरह यहाँ पे कौन से वेक्टर्स हैं, a और b या फिर और c, ठीक है। a b c हमारे पास क्या है, बेसिस वेक्टर्स हैं, यहाँ पे ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इसके बहुत से नेम्स है, बेसिस वेक्टर्स हो गए, ट्रांसलेशनल वेक्टर्स कह सकते हो, यूनिट वेक्टर्स कह सकते हो, फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स कह सकते हो, इसके बहुत सारे नेम्स हैं। तो जो बेसिक मेथड है वो यही चीज़ है, ठीक है। जितने टाइम्स आप मूव करके जाओगे वो आपने लिखना है, और इधर कितनी दफ़ा मूव करके आपने वो लिखना है। अब ट्रांसलेशन वेक्टर से भी क्या होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, एक प्रिमिटिव होती है और एक नॉन प्रिमिटिव होती है। अब प्रिमिटिव क्या होती है, प्रिमिटिव में अगर हमारे पास जैसे ये इंटीजर्स आ रहे हैं तो ये मेरे पास प्रिमिटिव है, ठीक है। सेम इसी तरह अगर मेरे पास इंटीजर्स ना आए, मेरे पास फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, नॉन प्रिमिटिव। अच्छा, एक और बात, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये भी लिख सकते हो 4 3, मतलब 4 टाइम ए चले, 3 टाइम आप बी चले। नेक्स्ट प्रिमिटिव के लिए मैंने क्या ले लिया, अपने एक लेटेस्ट जो है वो प्लेन लेटेस्ट जो है मैंने ड्रॉ कर लिए। अब क्या है, अगर मुझे इस पॉइंट तक जाना है, ठीक है, मैं ए पॉइंट पे गई, यहाँ मैं गई बी पॉइंट पे, और मैंने इसको क्या कह लिया, आर यूनिट वेक्टर कह लिया, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, वो कहते हैं कि मुझे जो है वो इस पॉइंट पे फाइंड करके दिखाओ, ठीक है। इस पॉइंट पे पोजीशन फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूँगी, अब एक तो तरीका है, आप यहाँ से अगेन जाओ, ठीक है, यहाँ से दोबारा से शुरू हो, एक ओरिजिन था उसको सेट किया, उसको दोबारा शुरू हो, लेकिन जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक वेक्टर कवर कर चुके हो, डिस्टेंस कवर कर चुके हो, तो आप इससे आगे से ही शुरू कर लो, ठीक है। तो मैं अब इसको क्या करूँगी, मेरा जो नया का होगा वो क्या होगा, आर प्राइम, ये आर था, मैं नया वाला क्या होगा, आर प्राइम, ठीक है। मैं इसको यहाँ से क्या कर दूँगी, ड्रॉ कर दूँगी। अब मुझे आर प्राइम फाइंड करना है, उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ तक जाना है, इस पॉइंट तक, और बी पॉइंट पे मुझे यहाँ तक जाना है, ठीक है। ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, डॉट डॉट ड्रॉ करते हैं एक्चुअली हम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैं कितने पॉइंट्स चली, ए, ठीक है। अब मुझे इन टर्म्स ऑफ आर, ये तो मैं चल चुकी हूँ, तो मैंने इसको सिंपल आर प्लस कर दिया, और यहाँ पे लिखा 2a प्लस, यहाँ पे मैं कितना गई, बी, 2b, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, नया ट्रांसलेशनल वेक्टर था, तो मैंने इसको क्या कर दिया, आर प्लस टी, ठीक है। तो यहाँ का जो ट्रांसलेशनल वेक्टर है वो क्या आया, 2a प्लस 2b, ठीक है। लेकिन अगर ये तो क्या था, लेटेस्ट स्पेस जो थी, लेटेस्ट प्लेन जो था वो सिंपल था, लेकिन अगर लेटेस्ट स्पेस जो है वो इस तरह से गिवन हो, मैं ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। यहाँ मैं आर प्राइम लिखना भूल गई थी,
ओके, अब हमने क्या कर लिया, अब हमारे पास स्पेस लेटिस जो है वो ये गिवन है। तो अब इसी तरह सेम इसी चीज़ को लेके चलेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, जैसे इस पॉइंट तक गए थे ना, तो मैं अभी इसी पॉइंट तक जाऊंगी और यहाँ से भी इस पॉइंट पे ए से बी, और मेरे पास ये वाला जो वेक्टर था वो क्या था, आर। ठीक है, अगेन मुझे क्या करना है, किसी एक पॉइंट पी पे मुझे पोजीशन फाइंड करनी है, जैसे कि मुझे इस पॉइंट पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो मुझे जब इस पॉइंट पे फाइंड करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे पोजीशन वेक्टर और ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि मेरे पास क्या हो जाएगा, आर प्राइम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कहाँ तक गई, देखो ए ठीक है, देखो मुझे कहाँ आना है, ये यहाँ तक। तो ये मैं कितना हुई, ए नहीं पूरा मूव हुई। ठीक है, तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि यहाँ पे मैं हाफ मूव हुई हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं था, तो इसका मतलब ये हाफ a/2। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आके यहाँ पे आता है पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ, b/2। तो मेरे पास अब ये क्या होगा, आर प्राइम इक्वल होगा आर प्लस, ये मैं कवर कर चुकी थी, प्लस कितना हुआ, a प्लस हाफ। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख लो कि a प्लस a/2 कितना हुआ, 3a/2। सॉरी, ये था 3a/2। तो मैंने क्या लिखा कि 3a/2 प्लस b/2। तो मेरे पास ट्रांसलेशनल वेक्टर अब ये आया है। सो ये होगा 2a और 2 एलसीएम 2 2 4 प्लस a 5a/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 5a/2। अब ये क्या होता है, r प्राइम इज इक्वल्स टू r प्लस t। तो मेरे पास ट्रांसलेशनल वेक्टर क्या है, 5a/2 प्लस b/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इंटीजर्स जो थे वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं थे, ये इंटीजर्स थे, इंटीजर की फॉर्म में थे, तो प्रिमिटिव था। अब मैंने जब नॉन प्रिमिटिव लिया तो मेरे पास इंटीजर्स की फॉर्म में ये क्या होता है, 5/2 क्या है, n1, और n2 क्या है, 1/2। ठीक है, तो ये क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो ये नॉन प्रिमिटिव हुआ। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।